हमारा सारा सर्किट्स कंप्लीट हो गया। शुरू से अगर हम लोग देखें तो हमारा प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट और अभी एलसी सर्किट भी कंप्लीटेड है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार में एक चार्ट बनाते हैं, एक कंपैरिजन टेबल, जिसमें कि हम लोग सारे डेटा, सारा ऑब्जर्वेशन, सारी चीजें एक जगह पे उतार के लिखते हैं ताकि हम लोग को एक आइडिया मिल जाए कि कौन से सर्किट के पैरामीटर्स क्या क्या है। तो एक कंपैरिजन टेबल हम लोग बनाते हैं, कंपैरिजन या समरी। तो यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे, एक रफ, फिलहाल तो यहाँ पे बनाने के वक्त रफ बन सकता है, बट इसका एक फेयर कॉपी बना के हम तुम लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहां से तुम लोग देख सकते हो। अब सबको स्टार्टिंग करते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले पहला सेक्शन देते हैं सर्किट टाइप, रेड से लिखते हैं ताकि समझ में आए। सर्किट टाइप। दूसरा सेक्शन में हम लोग देंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, यानी फेज रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। उसके बाद कितना फेज से लीड कर रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। फिर उसके बाद फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम, opposing factor, current opposing factor, current opposing factor। और करंट अपोजिंग फैक्टर का डिपेंडेंसी ऑन दी फ्रीक्वेंसी, करंट अपोजिंग फैक्टर का डिपेंडेंसी ऑन दी फ्रीक्वेंसी, करंट अपोजिंग फैक्टर का डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये है हमारे सारे पैरामीटर्स जिनमें हम लोगों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहला सर्किट, जो बेसिक सर्किट और स्टार्टिंग सर्किट है, हम लोगों ने लिया था, दैट वाज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। उसी से शुरू करते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी प्योरली आर लिखिए, इसे समझ जाना। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रिलेशन बिटवीन आई एंड ई, दोनों का ही फेज डिफरेंस 0 था। आई और ई दोनों सेम फेज में चलते थे, इन फेज रहते थे वो लोग। यहां पे लिख सकते हैं नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0। फेजर डायग्राम की अगर हम बात करें तो फेजर डायग्राम में सीधी सी बात है, अगर ओमेगा टी का इनिशियल फेज रहा तो इधर अगर जा रहा है ई, तो आई भी इधर ही रहेगा और ये हो जाएगा ओमेगा टी। वेव डायग्राम में अगर ईएमएफ ऐसे चल रहा है, एक ही वेव बनाते हैं, कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं, तो करंट थोड़ा सा कम रहेगा बट इन फेज चलेगा। ये रहा करंट एंड ईएमएफ और छोटा वाला हो जाएगा करंट इन फेज। करंट अपोजिंग फैक्टर जो है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, और इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता।
इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये तो रहा हमारा पूरा रेजिस्टेंस का एक समरी। अब हम लोग का बाकी रह जाएगा प्योरली इंडक्टिव। शुरू करते हैं, चलो तो पहले डिवाइड कर दे। प्योरली इंडक्टिव फिर लिखते हैं सिर्फ प्योरली इंडक्टिव। प्योरली इंडक्टिव में फेज डिफरेंस रहता है, इसमें ईएमएफ जो है वो लीड करता है और करंट जो है वो लैग करता है। तो यहां पे हम लोग अगर देखें तो यहां पे कह सकते हैं ईएमएफ या ई लीड्स, या दूसरी भाषा में कहें तो करंट लैग्स। कितना से लैग करेगा? बाय 90 डिग्री। ये हम फेज डिफरेंस यहां पे लिख देते हैं। ईएमएफ लीड्स और करंट लैग्स बाय π/2। 90 डिग्री से लीड या लैग करेगा। ईएमएफ लीड करेगा, आई लैग करेगा। फेजर डायग्राम अगर हम लोग बनाए तो यहां पे अगर हम लोग आई को डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई इस तरह से रखे हैं, तो आई अगर ओमेगा टी से हुआ इस तरीके से डिफरेंस, तो ई जो होगा वो 90 डिग्री इससे एडवांस रहेगा। 90 डिग्री बना के ये आ गया E। तो इसी को अगर हम लोग अगर वेव डायग्राम बनाए तो वेव डायग्राम में अगर हम लोग आई को बना देते हैं, सपोज ये हो गया आई, छोटा सा एक वेव फॉर्म, तो ई जो रहेगा वो 90 डिग्री से लीड करता हुआ रहेगा। यानी यहाँ पे अभी 0 है तो यहाँ पर ये मैक्सिमम रहेगा, और जहां ये मैक्सिमम है ये 0 रहेगा। ये आया 0, और फिर जहां भी ये 0 है ये नीचे की तरफ एकदम चला जाएगा, और जहां भी ये 0 है ये मैक्सिमम है, ये 0 आ जाएगा ऐसे करके, और ये 0 है तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, जहां पे ये हो जाएगा ईएमएफ और ये हो जाएगा करंट। करंट अपोजिंग फैक्टर को यहां पे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका सिंबल होता है XL। अब एक तरीका जो यहां दिखा रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेना। XL का मतलब होता है L ओमेगा। XL का मतलब होता है L ओमेगा। दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के साथ। और ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2πf। तो सारी चीजों का कांस्टेंट कर ले, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी AC करंट का फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है इसके साथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा। XL बढ़ेगा मतलब एक करंट अपोजिंग फैक्टर बढ़ेगा। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया तो ये करंट को अपोज करना शुरू कर देगा, और एसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है डीसी के मुकाबले, डीसी का तो फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है। तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर यहां से अगर हम एसी फ्लो करवाएंगे तो ये एसी को ब्लॉक कर देगा और डीसी को ब्लॉक नहीं करेगा, ये अलाउ करेगा। क्यों? बिकॉज एसी में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है डीसी के मुकाबले, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मतलब उसमें XL ज्यादा रहेगा, यानी करंट अपोजिंग फैक्टर ज्यादा रहेगा और ये करंट को रोकेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी के हिसाब से XL जो है, XL डिपेंड्स या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। दस इसका रिजल्ट ये होगा कि इट ब्लॉक्स AC एंड अलाउस DC। DC फ्रेंडली होता है इंडक्टर। और नेक्स्ट सर्किट में अगर आए हम लोग, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव में हमको मालूम है ईएमएफ क्या करता है? लैग करता है और करंट लीड करता है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे ईएमएफ लैग्स और आई लीड्स। तो बाई π/2, ये भी बाई π/2। अच्छा, यहाँ पे एक और सेक्शन हम लोग बना सकते हैं चाहे तो, पावर फैक्टर के बारे में भी हम लोग इसमें एक डायग्राम बना सकते हैं। काम करते हैं यहाँ पे मिटाते हैं और वो भी हम लोग बनाते हैं। ये सेक्शन को थोड़ा सा छोटा करते हैं। करंट अपोजिंग फैक्टर
एक काम करते हैं, करंट अपोजिंग फैक्टर में ही इसको अगर हम लोग इंक्लूड कर दें, नहीं चलो एक रह देते हैं, डिपेंडेंसी के नाम से इसको लिख देते हैं, डिपेंडेंसी ऑन करंट और पावर, तो यहां पर हम लोग बोल देंगे इंडिपेंडेंट अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पूरा भी लिखे हैं डिपेंडेंसी ऑन करंट, किसका डिपेंडेंसी, करंट अपोजिंग फैक्टर का डिपेंडेंसी, तो ये याद रखना है यहाँ पे। अच्छा, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इट ब्लॉक्स AC and allows DC। यहाँ पे XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इट ब्लॉक्स AC but it allows DC। अब पावर की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ इसका पावर जो डिराइव किया था एवरेज पावर की अगर बात करें हम लोग, एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आ रहा था, P एवरेज इज इक्वल टू E RMS इंटू I RMS, यानी कि अपरेंट पावर। यहाँ पे एवरेज पावर ही अपरेंट पावर है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पावर वाज 0, इसीलिए यहाँ पे वॉटलेस करंट का नाम दिया गया है, यहाँ पे आइडियल करंट है। यहाँ पे अगर हम लोग कैपेसिटर की अगर बात करें पूरा, तो इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो फेजर डायग्राम में करंट से ही रेफरेंस करके आगे चल रहे हैं, तो करंट के रेफरेंस से ही आई अगर इधर है, ये हो गया आई ओमेगा टी, तो आई लीड कर रहा है 90 से, ई लैग कर रहा है, तो ई को हम लोग नीचे बनाएंगे ऐसे करके, ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाए, तो यहाँ पे करंट को पहले बना रहे हैं हम लोग, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ये गया। यहाँ पे करंट क्या होगा, लैग कर रहा है, यानी जहां पे ये 0 रहेगा, यहाँ पे ये माइनस यानी नेगेटिव से शुरू करेगा, नेगेटिव से शुरू करेगा यहाँ से, और जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे ये 0 देगा, ये जहां पे ये 0 यहाँ पे मैक्सिमम देगा, ये रहा। और फिर जहां पे ये नीचे मैक्सिमम है यहाँ पे ये 0 देगा, ये रहा। एंड अगेन जहां पे ये 0 है यहाँ पे ये मैक्सिमम देगा, ऐसे। ये हो गया यहाँ पे EMF, ये हो गया यहाँ पे करंट। देखो वेव डायग्राम चेंज दिख सकता है, मतलब समझना चाहिए, मतलब सबका एक ही रहेगा। अगर हम EMF के रेफरेंस में, यानी EMF को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो उसके रेफरेंस में अगर करंट को ड्रॉ करेंगे तो वेव डायग्राम दिखने में थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसीलिए लॉजिक को समझना, डायग्राम को याद मत करना, लॉजिक को याद करना। यहाँ पे अपोजिंग फैक्टर हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। अब XC के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, XC का मतलब होता है 1/C ओमेगा। यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा का मतलब होता है 1/2 पाई FC, F मतलब फ्रीक्वेंसी या न्यू। यहाँ से XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो XC कमेगा। दैट मींस ये बिल्कुल इसका उल्टा करता है। कैपेसिटर इज AC फ्रेंडली, इट अलाउज AC बट इट ब्लॉक्स DC। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं XC is inversely proportional to the frequency, therefore it allows AC but blocks DC, and the average power is 0। तो ये सारे प्योरली सर्किट्स का काम खत्म। अब आएगा मिक्सचर सर्किट। मिक्सचर सर्किट में सबसे पहले हम लोग करते हैं LR के बारे में। LR, तो LR में पूरा इफेक्ट प्योरली L का ही आएगा, बट ये अपोजिंग फैक्टर, ये फेज डिफरेंस तो थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे EMF तो लीड करेगा ही और I लैग करेगा ही यहाँ पे, यानी EMF जो है लीड्स और I लैग्स। कितना से, वो बाई बाई। यहाँ पे हम लोग उस फेज डिफरेंस से कहते हैं बाई फाई बाई फाई। अब ये फाई कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एक सिंपल तरीका है, tan इनवर्स XL बाई R, tan इनवर्स XL बाई R। XL का मतलब L ओमेगा, तो XL बाई R कहो या L ओमेगा बाई R कहो, एक ही बात है।
तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू टेन इनवर्स XL बाई R। तो अब इसका अगर फेजर डायग्राम बनाया जाए तो फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, जैसे जब तुम लोग को ये सर्किट एक्सप्लेन कर रहे थे तो डिटेल में फेजर डायग्राम बताया गया था, तो उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, एक रेफरेंस या एक समझने के लिए फेजर डायग्राम बना देंगे। डिटेल में जाना है, पूरा समझना है, तो तुम लोगों को उसका इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया, जाके टॉपिक तो देख सकते हो, वहां पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमको मालूम है EMF लीड कर रहा है एंड I लैग कर रहा है, तो I लैग कर रहा है यानी ऐसा कुछ, तो इसी को हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर लेंगे। दैट मीन्स हमारा I अगर ओमेगा टी रहेगा, I अगर हमारा ओमेगा टी रहा, तो EMF जो है वो 90 डिग्री से लीड नहीं करेगा, इट विल लीड बट लेस देन 90 डिग्री। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं, EMF टी थोड़ा बड़ा कर दो इसको, बिकॉज EMF इज बेटर देन करंट, एंड E और I के बीच का जो एंगल है इसको फाई का नाम दे दो, फेज एंगल फाई। अब ये E चाहे यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, बस 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब अगर इसको और भी अच्छे से डायग्राम बनाना है तो I को चाहो तो ये वाला जो एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस पे यानी ओमेगा टी इक्वल टू 0 करके इस एक्सिस पे सटा सकते हो, या E को ऐसे कर सकते हो और I 90 डिग्री पे नीचे आ जाएगा। वीडियो देख लो वहां पे, जो पिछला क्लास का, वहां पे समझ में आ जाएगा। वेव डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग I का रेफरेंस से ही बना रहे हैं, तो चलो I का रेफरेंस से ही बनाएंगे इसको। I अगर नॉर्मली ऐसे गया तो E क्या होगा, E विल लीड बाय फाई। यहाँ पे E लीड कर रहा है फाई से, तो यहाँ पे अगर 0 है तो ये पूरा मैक्सिमम दे रहा है, 90 डिग्री से E लीड कर रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ये भी बिल्कुल वैसा ही फॉलो करेगा, बट मैक्सिमम यहाँ पे नहीं देगा, फेज एंगल फाई रहेगा, यानी कुछ आगे पीछे हो जाएगा यहाँ पे। यानी इमेजिन कर सकते हो कि ये ऐसे यहाँ से जा सकता है। मान लो इसको अगर हम ऐसे बताएं तुम लोगों को कि जरा सा इसको बैक एक्सटेंड करो, तो क्या दिख रहा है कि ये नीचे बहुत बढ़िया अच्छा से ग्राफ फॉलो करेगा ऐसे करके, यानी ये आगे ही शुरू हो गया था, ये जो बाद में शुरू हुआ ये 90 डिग्री आगे ही शुरू हो गया था। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो करें तो ये आगे शुरू होगा, बट उतना भी आगे शुरू नहीं होगा, फिर अगर 5 ये 90 डिग्री अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये इतना जल्दी यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो ऐसे करके ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे करके ऊपर जाएगा, यानी कह सकते हो ये यहां से शुरू होगा, ऐसे करके मिसमैच, हल्का सा मिसमैच रहेगा यहाँ पे। ये फाई एंगल का फेज रहेगा इसके पीछे, EMF बड़ा वाला EMF और छोटा वाला करंट I। करंट अपोजिंग फैक्टर को यहाँ पे इंडक्टेंस का नाम दिया गया है, इंडक्टेंस इंपीडेंस का नाम दिया गया है, और वो हो जाएगा इंडक्टिव इंपीडेंस। इंडक्टिव इंपीडेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस यानी ZL, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। XL के बदले हम लोग L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये AC को ब्लॉक करेगा कि अलाउ करेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस R भी दिया हुआ है। कुछ हद तक ये AC को ब्लॉक करेगा, बट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करेगा, बिकॉज इस सर्किट में R भी है, रेजिस्टेंस भी है, और ये रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है करंट का। ये AC ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट से इंडिपेंडेंट रहता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी ये तो अलाउ कर देगा। तो कुछ हद तक ये ब्लॉक करेगा, कुछ हद तक अलाउ करेगा। केस बाय केस स्टडी पे हम लोग को यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि कितना किसका बोल वाला ज्यादा है यहाँ पे। अगर AC का ज्यादा रहा, ये सॉरी, अगर रेजिस्टेंस का ज्यादा रहा तो रेजिस्टेंस का बात माना जाएगा, अगर इंडक्टेंस का ज्यादा रहा तो उसका बात माना जाएगा। तो केस बाय केस बेसिस पे यहाँ पे बताया जा सकता है, इसलिए ये सेक्शन को ब्लैंक ही रखा जाएगा। अब पावर फैक्टर में अगर हम लोग आए तो पावर, एवरेज पावर का क्या होता है, तो एवरेज पावर तो हो जाएगा इसका पावर, एवरेज पावर हो जाएगा PRMS IRMS तो रहेगा ही यहाँ पे, उसके साथ एक पावर फैक्टर भी आ जाएगा। PRMS RMS को हम लोग PRMS लिख दे रहे हैं, चलो E into I PRMS, PRMS का मतलब होता है अपरेंट पावर, तो वो हो जाएगा यहाँ पे PRMS into cos phi, यानी कि पावर फैक्टर है यहाँ पे cos phi, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है R by रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अगेन पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है, इसका डेजिग्नेटेड वीडियो में या क्लास में, वहां पे समझ सकते हो इसको। नाउ इसके साथ ये खत्म होता है। अब हम लोग मूव करते हैं CR सर्किट में। CR सर्किट में जिस तरह की EMF लैग करता है, यहाँ भी EMF लैग करेगा,
EMF lags और करंट लीड्स बाय फाई। अब ये फाई को हम लोग कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स एक्स सी बाई आर। अभी जो एक्स सी है ये एक्स सी होता है 1/c ओमेगा। तो जब इसको हम लोग यहाँ रिप्लेस करेंगे 1/c ओमेगा से, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं और tan इनवर्स 1/c ओमेगा आर। इसको हम लिख सकते हैं L ओमेगा बाई आर। अब फेजर डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो फेजर डायग्राम में जैसे कि सी में ये सर्किट को पकड़ेंगे हम लोग। ये वाले सर्किट में जिस तरीके से करंट बनाया वैसे ही बनाते हैं। करंट आई ओमेगा टी, छोटा बना दिए इसको, चलो। और जैसे कि ई 90 डिग्री से लैग कर रहा था, ये 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, ये फेज एंगल फाई से लैग करेगा और आई और ई के बीच का फेज रहेगा फाई। अगर इसका हम लोग वेव डायग्राम बनाए तो वेव डायग्राम पहले आई को बना लो। ये हो गया आई। आई बनने के बाद ईएमएफ बनाओ और ईएमएफ में क्या करेगा? ये लैग करेगा, यानी यहां से सीधा उठा लो। ये हो गया ई, ये हो गया आई। अब इसका अगर हम लोग अपोजिट फैक्टर के बाद जाए तो हम लोग को मिल जाएगा कैपेसिटिव इम्पीडेंस ZC इज इक्वल टू √r² प्लस XC होल स्क्वायर, या फिर XC के बदले 1/c² ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगेन इसके सर्किट के बारे में कोई कमेंट नहीं कह सकता है कि किस तरीके से अलाउ करेगा या ब्लॉक करेगा। डिपेंड करता है कि सर्किट में इसको कहां पे इस्तेमाल किया गया। वो वाले सेक्शन में ये भले ही AC को अलाउ करते हैं, DC को ब्लॉक करते हैं, बट एज अ रिजल्ट ऑन द होल सर्किट इट्स डिफिकल्ट टू कमेंट अंटिल अनलेस द होल सर्किट इज स्टडीड केयरफुली। इसलिए केस बाय केस यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। उस पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ पे लगाया गया वहां पे बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा, बट टोटल आउटपुट ऑफ द सर्किट इज अनडिटरमाइंड अंटिल अनलेस द होल सर्किट इज स्टडीड। इसका अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर इज इक्वल टू PRMS का मतलब हो गया ERMS इंटू IRMS, यानी कि अपरेंट पावर इंटू R बाई √r² प्लस XC होल स्क्वायर। तो ये हो गया LR CR सब। लास्ट में हमारा फाइनली बचता है LCR सर्किट। LCR सर्किट सभी का एज अ रिजल्ट एक अपने आप में समरी होता है, वो भी हम लिखते हैं इसको मिटा के, और उसके बाद वाला लिख के हम दिखाते हैं। उससे पहले इसको लिख लो, फिर बाकी भी मिटाते हैं। तो टाइम फॉर LCR सर्किट। चलो LCR सर्किट को भी जरा देख ले। LCR, अब LCR में हमारा दो सेक्शन बनेगा। पहला इफ या व्हेन XL या VL, ऐसे कह सकते हो, VL भी कह सकते हो, XL भी कह सकते हो। यहाँ पे तो एक काम करते हैं, XL से नहीं हम डिनोट करते हैं, VL से डिनोट करते हैं। V यानी V अक्रॉस L, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C। देन हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC, और XL इज ग्रेटर देन XC यानी L का बात माना जाएगा। देन इन दैट केस E लीड्स I बाय फेज फाई। और यहाँ पे इफ BC इज ग्रेटर देन VL, देन C का बात माना जाएगा। दैट मीन्स E lags I बाय फाई। अब फाई की अगर हम लोग बात करें, फेज डिफरेंस की अगर बात करें, तो फेज डिफरेंस दोनों में ही अलग अलग निकलेगा, अपना अपना फेज डिफरेंस से रुका रहेगा। बट वैल्यू की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें फेज डिफरेंस का, दोनों में सेम रहेगा, बस साइन का थोड़ा डिफरेंस रहेगा। एनीवेज फेज डिफरेंस अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स। इफ ये अगर ज्यादा है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे XL माइनस XC बाई R। इंस्टेड ऑफ XL एंड XC VL और VC का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इन दैट केस यहाँ पे VR हो जाएगा।
और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R। तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस दोनों के बीच का। अब फेजर डायग्राम, इसका वेव डायग्राम बना पाना पॉसिबल है, क्यों नहीं बना सकते हैं, बनाया जा ही सकता है, बट इसका दोनों का जो वेव डायग्राम होगा हर एक केस में दैट विल बी सिमिलर फॉर LR एंड CR सर्किट इंडिविजुअल केस में। तो इसके केस में LR का बना देना, इसके केस में CR का बना देना। फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम, वेव डायग्राम ऑलमोस्ट सेम ही होगा दोनों में। फेज 5 की जो बात है वही वैरी करेगा, कितना सी वैरी कर रहा है, बाकी दिखने में तो सब एक ही जैसा रहेगा वेव डायग्राम। फेज डायग्राम जो है दोनों का इंडिविजुअली नहीं बनाते हैं, अकेला जो हम लोग एक ही वो फेज डायग्राम बनाते हैं, इसी केस के लिए ही बनाते हैं जो हम लोग स्टडी किए थे। अगेन इसका जब वीडियो हम बनाए हैं तो वीडियो में पूरा डिटेल में सारा कुछ बताया गया है, अगर कंफ्यूजन हो तो वो वाला जाके देख सकते हो, वहां पे देखो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डायग्राम बनाते हैं वो पकड़ लेते हैं, सपोज दैट डायग्राम भी लाइक दिस। अगेन यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा VL, यहाँ हो जाएगा VC, और यहाँ दे दो VR, यहीं से दे दो I, और सिंस E is leading by 5 यहाँ लगा दो E एंड V ओमेगा T। ये हो गया फेज डायग्राम हम लोग का। ये फेज डायग्राम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो दोबारा से रिवाइज कर लो, बिकॉज इसको भी एक्सप्लेन करने जाएंगे तो दिस विल टेक अलोन मोर देन 10 मिनट्स। नाउ करंट अपोजिंग फैक्टर जो रहता है यहाँ पे, उसका नाम हम लोग देंगे इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ऑफ कोर्स ये देख के समझ में ही आ रहा होगा कि ये इसके केस के लिए होगा। अगर ये केस के लिए बात करें तो वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। बट अगेन अगर मैथमेटिक्स को समझो अच्छे से तो XL माइनस XC करो या XC माइनस XL करो, दोनों में जो वैल्यू आएगा इसका स्क्वायर कर दोगे तो अल्टीमेटली हम लोग को सेम वैल्यू ही मिल रहा है। तो until unless there is a huge difference between the magnitude of XL and XC, तो चाहे दोनों के बीच में कुछ भी माइनस करो प्लस करो वैल्यू तो वही आ रहा है। ऑफ कोर्स अगर डिफरेंस अलग रहा, मैग्नीट्यूड अलग रहा तो ये अलग अलग आ सकता है। तो इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है कि XL माइनस XC किस केस में करना है, इसके केस में करना है कि इसके केस में करना है, क्योंकि अगर इसके केस में भी उल्टा कर दो, XC माइनस XL कर दो तो भी वैल्यू सेम ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंस का स्क्वायर किया जा रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। डिपेंडेंसी और आई भी, यानी करंट में डिपेंडेंसी को भी नहीं बताया जा सकता है यहाँ पे। अगेन अगर एक पूरे सर्किट में इंडिविजुअल सेक्शन में अगर C लगा है या L लगा है तो वहां पे हम बता सकते हैं कि वो वाले सेक्शन में अलाउ कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है, बट ओवरऑल पूरे सर्किट में क्या हो रहा है ये जब तक सर्किट को स्टडी नहीं किया जा सकता तब तक नहीं बताया जा सकता। इट डिपेंड्स केस बाय केस, तो ये नहीं हो सकता है। एवरेज पावर की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज पावर हम लोग बता सकते हैं। एवरेज पावर यहाँ पे P एवरेज, तो अपरेंट पावर तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अपरेंट पावर यानी PRMS हम बार बार बोल रहे हैं अपरेंट पावर, इसको याद रखना, अपरेंट पावर इनटू R बाई या कॉस, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर cos 5। चलो काम करते हैं, cos 5 लिख देते हैं यहाँ पे, cos 5 इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं अपरेंट पावर लिख दे रहे हैं, अपरेंट पावर दैट मींस ये हो जाएगा P एवरेज इज इक्वल टू PRMS इनटू R बाई रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो ये रहा हमारा एवरेज पावर, और ये रहा हमारा पूरा का पूरा एक समरी, किस तरीके से हम लोगों ने अभी तक एसी में जो सर्किट्स किया है उस पैरामीटर्स का पूरा समरी ये रहा। अब इसके आगे हमारे पास बस 2 या 3 टॉपिक ही बाकी बचा है, वो भी हम लोग कर लेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा। एक चीज यहाँ देख सकते हो, LC ऑसिलेशन जो होता है, LC सर्किट के बारे में नहीं लिखा गया है, बिकॉज LC सर्किट जो हम लोग लगाते हैं प्योरली LC रहा, अगर वहां पर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया तो LC ऑसिलेशन में हम लोग को ना ही I और E का फेज निकालना पड़ा है, ना ही डिफरेंस, ना ही उनका फेजर डायग्राम, ना ही वेव डायग्राम, ना ही करंट अपोजिंग फैक्टर और ना ही डिपेंडेंसी और करंट। वहां पे हम लोग जस्ट ऑसिलेशन का ही स्टडी किए हैं और वहां पे ऑसिलेशन ही होता है। ये सारी चीजें वहां पे नहीं देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हम लोग कब देखने को मिलेगा, जब करंट और आई जो दिख रहा है कुछ वर्क डन होगा, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, वहां पर तो क्या होता है, सिंपली ऑसिलेट करता है चार्ज। हम लोग चार्ज के नजरिए से उसको देखे हैं, करंट और ईएमएफ के नजरिए से अगर हम लोग उसको देखते हैं तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वहां पे लीड और लैग नहीं करता है, वहां पे भी करता है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनता है वहां पे, बिकॉज सी और आई दोनों है, एक लीड करवा रहा है एक लैग करवा रहा है, हर एक साइकिल के साथ वो कॉम्प्लिकेट होता जाता है।
इट कैन बी स्टडीड इन हायर क्लासेस बट नॉट इन क्लास 12। क्लास 12 में हम लोग जस्ट उसका एलसी ऑसिलेशन पे ध्यान देते हैं, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें उसका मोर देन एनफ डिफिकल्टी हो जाएगा टू हैंडल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, इसीलिए उसको सिर्फ ऑसिलेशन के नजरिए से देखा जाता है। तो ये रहा हमारा पूरा सर्किट, इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।